दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, रेलवे में अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, सहायक लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। आप इसे ज़रूर देखें। आज मैं आपके बीच में दोस्तों रसायन विज्ञान लेकर के आया हुआ हूँ। और रसायन विज्ञान में आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रेडियो एक्टिविता और नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल दोस्तों जो दिखाई दे रहा है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो सबसे पहली बात तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं दोस्तों, तो वहाँ तक पहुँचने के पहले रेडियो एक्टिविटी इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनको अगर अंधेरे बंद कमरे में रख दिया जाए तो उनमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं दोस्तों। और ये विकिरण रोशनी भी उत्पन्न करते हैं, प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं कई बार। तो ये जो विकिरण है दोस्तों, ये जब निकलते हैं तो उन पदार्थों को जिनसे यह विकिरण निकल रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह के बुलाया जाता है। और इस गुण को, उस पदार्थ का यह जो गुण है, उस गुण को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, या रेडियो एक्टिवता कहते हैं हिंदी में। इसी का नाम रेडियोधर्मिता भी है दोस्तों। उस पदार्थ को रेडियोधर्मी पदार्थ कह के बुलाया जाता है। ये कब होता है दोस्तों? देखिए, कुछ पदार्थ होते हैं जिनके पास करीब करीब सभी के पास हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम अपवाद है, बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, है ना? आपने गौर से देखा होगा, रीड किया होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुरुआत में तो बराबर बराबर हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने लगती है प्रोटॉन की संख्या के तुलना में। अब जब प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने लगती है तो ज़्यादा होते होते एक ऐसा भी समय आता है कि यह 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाती है। और जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के 1.5 गुने से भी ज़्यादा होने लगती है दोस्तों, तब यह एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट का गुण अख्तियार करने लगता है, धारण करने लगता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा गुण है दोस्तों जिसमें आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है ना? जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है। ये ऐसे तत्व हैं दोस्तों जिनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह के बुलाते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरेल साहब का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इसमें जो मैडम क्यूरी हैं दोस्तों, उन्होंने रेडियम और पोलोनियम इन 2 तत्वों की खोज की। और मैडम क्यूरी विज्ञान के इतिहास में एक ऐसी वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जिनको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों ही का नोबेल पुरस्कार दिया गया हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो दोस्तों इसमें से प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और जो टाइटेनियम है दोस्तों, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है ना? तो टाइटेनियम को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल था दोस्तों, ये 13 अगस्त 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? दोस्तों इसमें रेडियम का नाम है,
ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अभी अभी हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि रेडियम और पोलोनियम ये दो तत्व हैं जिन्होंने मतलब मैडम क्यूरी ने जिनको ढूंढ के निकाला था। तो यूरेनियम प्लूटोनियम नहीं है, ऑरम नहीं है दोस्तों। रेडियम वो एलिमेंट है जिसको मैडम क्यूरी ने ढूंढा था। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था 21/12/2014 को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? क्या बात है। सवाल नंबर 374, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। एनटीपीसी आरआरबी 16/4/2016 को दोस्तों ये पूछा गया था सवाल आपके सामने। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जिस साहब ने किया था वो साहब हैं हेनरी बेक्यूरेल साहब। ठीक है, 16 अप्रैल 2016 को तीसरी पारी में पहले चरण में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेक्यूरेल ने किया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, हेनरी बेक्यूरेल ने इनमें से किसकी खोज से जुड़े हुए हैं? रेडियो धर्मिता। इसी को दोस्तों रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है, रेडियो एक्टिविता भी कहते हैं, रेडियो धर्मिता भी कहते हैं, रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल स्टेज 1 पारी 1 19 जनवरी 2017 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 376 376 के लिए दोस्तों, पिच ब्लेंड यूरेनियम से ताल्लुक रखता है दोस्तों। ये एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियोएक्टिव तत्व के रूप में जाना जाता है। तो पिच ब्लेंड का ताल्लुक दोस्तों यूरेनियम से है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? रेडियम भी पिच ब्लेंड से निकलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 378, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने माफ करिएगा बेटा, किसने की थी परमाणु बलों की खोज? एटॉमिक फोर्सेज। तो एटॉमिक फोर्सेज के बारे में जिस साहब ने पता लगाया दोस्तों, उनका नाम सत्येंद्रनाथ बोस नहीं है, जगदीश चंद्र बोस नहीं है दोस्तों, जे थॉमसन नहीं है दोस्तों, हिदेकी युकावा। ये वो साहब हैं जिन्होंने परमाणु बलों के आविष्कार किया दोस्तों। सवाल नंबर 378 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। जो एस.एन. बोस हैं इनका ताल्लुक है बोसान कणों से। किससे नाम इनका लिया जाता है दोस्तों? बोसान कणों से। जगदीश चंद्र बोस दोस्तों। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार इन्होंने किया था। पेड़ पौधे भी बातचीत करते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी खुश होते हैं, उदास होते हैं, इसकी जानकारी देने वाला जो उपकरण है उस उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ। और यह आविष्कार जगदीश चंद्र बोस साहब का। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, आप लोग ये बात जान चुके हैं। हिदेकी युकावा, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज करने वाले। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 379, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वो क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। 379 दोस्तों, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को दोस्तों आप नाभिकीय ऊर्जा पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज किया गया था। इसका परमाणु संख्या दोस्तों क्या है? 92। वो क्या है? यूरेनियम, है ना? क्या कहते हैं दोस्तों यूरेनियम को? यहां पे लिख लीजिएगा 92 और यहां पे लिख लीजिएगा 235। यूरेनियम 235। सवाल नंबर 379 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर किसको टिक मार दिया जाए? डी को। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 3 दिसंबर 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 380, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है दोस्तों? सवाल नंबर 380 के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा? 380 के लिए बड़े आराम से देखिएगा। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो उनके बीच जो बल होता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। विद्युत स्थैतिक बल नहीं कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कहेंगे, ज्वारीय बल नहीं कहेंगे, नाभिकीय बल कहते हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में 2-2 बार पूछा गया था ये सवाल और एक ही दिन पूछा गया है, 2 अलग अलग मीटिंग में। मतलब
17 सितंबर 2018 को दूसरी पारी में और सेम डे 17 सितंबर 2018 को ही तीसरी पारी में भी रिपीट हुआ है। मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 381। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा नहीं कहते, ऊष्मीय ऊर्जा नहीं कहते, सौर ऊर्जा नहीं कहते, नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों कहते हैं। परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। और अरबी ग्रुप टी का सवाल 3 अक्टूबर 2018 को पहली पारी में दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी 382 के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था 17 फरवरी 2021 को पहली पारी में पहले चरण में। अगला सवाल, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? 383 दोस्तों, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक को दोस्तों कोबाल्ट 60 कह के बुलाते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट 60। इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, है ना? कार्बन 14, स्ट्रोंटियम 89, आयोडीन 131, फास्फोरस 32। 384 दोस्तों, सवाल नंबर 384 के लिए करेक्ट उत्तर है स्ट्रोंटियम 89 का इस्तेमाल किया था। आरबी एनटीपीसी में 15 फरवरी 2021 को पूछा गया सवाल दोस्तों, पहली पारी पहला चरण। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 385 नंबर, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं दोस्तों? परमाणु हथियार में, परमाणु हथियार मतलब जो एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसमें सामान्य रूप से कौन से समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूटेरियम का नहीं, यूरेनियम और लिथियम का नहीं दोस्तों, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम का नहीं, यूरेनियम और प्लूटोनियम सही उत्तर हैं दोस्तों। 8 मार्च 2021 को पूछा गया था ये सवाल, पहले चरण का पहली पारी का सवाल। सवाल नंबर 385 दोस्तों, आज के इस वीडियो का, इस एपिसोड का आखिरी सवाल था। अगला सवाल आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो वैलेंसी पे होगा दोस्तों, संयोजकता पे होगा। आप उस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कीजिए, जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों, संयोजकता यानी कि वैलेंसी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को आज्ञा दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, कितना मूल्यवान है, ये आप समझते हैं और हम जानते हैं दोस्तों। तो अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।